हेलो एवरीवन। तो अब हम मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि पुर्तगीज़ को हम ऑलमोस्ट 3 फेजेस में स्टडी कर सकते हैं। तो वो 3 फेजेस कौन से थे? वो 3 फेजेस थे। आपका पहला फेज था एंट्री का, ठीक है। फेज़ 1 वॉज ऑफ एंट्री, जिसमें एंट्री में आपके कौन थे? एडवेंचरिस्ट आए थे और मर्चेंट्स आए थे, है ना। और दूसरा फेज़ आपका स्टेट फॉर्मेशन का, ठीक है, स्टेट फॉर्मेशन। तो ये आपका 1505 ऑनवर्ड्स होगा स्टार्ट, ठीक है। और तीसरा फेज़ होगा इनका 50 1540 से लेकर 1600 तक, ठीक है। तो ये होगा आपका एक्सपेंशन फेज़, ठीक है। ये है आपका एक्सपेंशन फेज़। तो इस एक्सपेंशन फेज़ में क्या होगा? एक तो इस एक्सपेंशन फेज़ में ये डिप्लोमेसी का यूज़ करेंगे, ठीक है, डिप्लोमेसी का यूज़ करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए विजयनगर एम्पायर के साथ हमने इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस देखे थे, है ना, विजयनगर एम्पायर। बाकी मुगल्स के साथ भी ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश करेंगे, ओके। तो जो आपका ये पीरियड है थर्ड फेज़ का, इस थर्ड फेज़ के पीरियड में होगा ये कि बहुत से गवर्नर्स आएंगे जाएंगे, ठीक है। तो कई गवर्नर्स आएंगे, ठीक है, पर हर गवर्नर आपका वॉइसरॉय नहीं होगा, ठीक है। ऑल गवर्नर्स वर नॉट वॉइसरॉय। कुछ गवर्नर्स आपके वॉइसरॉय होंगे। वॉइसरॉय का लिटरल मीनिंग जो होता है, वाइस का मतलब होता है आपका सेकंड, ठीक है, और रॉय का मतलब हो गया आपका रेजेंट, यानी कि किंग। एक तरह से आप इसको वॉइस रॉय यानी एक तरह से सेकंड किंग हो गया। तो वॉइस रॉय का स्टेटस गवर्नर के कंपैरिजन में बड़ा है। तो हर किसी गवर्नर को वॉइस रॉय नहीं बोला जाता था, पर हाँ कुछ गवर्नर्स को वॉइस रॉय बोलते थे, ठीक है। तो यानी कुछ कुछ गवर्नर्स को ये स्टेटस मिला था, ठीक है। तो 1540s के बाद का जो टाइम पीरियड है, इसमें कोई भी इनको चैलेंज करने के लिए नहीं था, पुर्तगीज़ को चैलेंज करने के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ फीचर्स पोर्तुगीज रूल के इंडिया में, ठीक है। फीचर्स ऑफ पोर्तुगीज रूल इन इंडिया। तो इसमें सबसे पहले तो इनके बारे में ये बोला जाता है क्या, फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो। ये सबसे पहले आए और गए भी सबसे लास्ट, ठीक है। बाकी थोड़ा अब हम इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बारे में देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, ओके। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में जो इनका एक फीचर ये था कि टेन्योर ऑफ गवर्नर्स वाज फिक्स्ड। इन्होंने गवर्नर का जो टेन्योर था या टाइम पीरियड मतलब के काम करने का, वो फिक्स्ड रखा था। तो यानी कि फिक्स्ड रखा था, दैट मीन्स नो परमानेंसी। नो परमानेंसी। इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होगा कि कोई अब ठेके के रूप में नहीं चलाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कोई गवर्नर बना तो कोई लंबे टाइम तक रहेगा, भाई अब तो मैं राजा ही हूँ यहाँ का। तो इस टाइप वाला एटीट्यूड देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी ठेके के रूप में नहीं चलाएगा, ठीक है। बाकी एक हमने देखा इन्होंने फोर्ट्स बनाए, है ना, मेकिंग फोर्ट्स ऑन डिफरेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर इन्होंने फोर्ट्स बनाए, ओके।
इसका एग्जांपल है हमारे पास कहाँ पे, देखो एक तो इन्होंने अफ्रीका में कुछ लोकेशंस पे बनाए है ना, साउथ ईस्ट एशिया में भी बनाए इन्होंने, साउथ ईस्ट एशिया में ऑल्सो अप टू चाइना तक भी इनका थोड़ा बहुत रहा था टच। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी अब हम इनकी रिलीजियस पॉलिसीज़ देख लेते हैं क्या थी। तो रिलीजियस पॉलिसीज़ में इनका ऐसा था कि इनिशियल पीरियड में क्या कैसी पॉलिसी अपनाई थी इन्होंने, इनिशियल पीरियड में इन्होंने सॉफ्ट पॉलिसी अपनाई थी। सॉफ्ट पॉलिसी यानी कि ज़्यादा कन्वर्जन वगैरह इन्होंने नहीं किए थे, ठीक है, सॉफ्ट पॉलिसी अप्रोच में। पर बाय 1540s क्या हुआ, जब इन्होंने पॉलिटिकल पावर गेन कर ली, फॉर एग्जांपल अब इनको पता है था कि जैसे गोवा में अब इनकी इस्टेब्लिशमेंट हो चुकी है, तो फिर देन दे स्टार्टेड डूइंग इंक्विजिशन, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है किसका, गोवन इंक्विजिशन का। और गोवन इंक्विजिशन किसने करवाया था, ये करवाया था आपका फ्रांसिस जेवियर ने। ठीक है, इंक्विजिशन का मतलब होता है बड़े नंबर में जब आप कन्वर्जन्स वगैरह करते हो उसको इंक्विजिशन बोलते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में आप कन्वर्जन करवा रहे हो। ठीक है, तो इनफैक्ट गोवा को जो है इक्वल स्टेटस दिया गया था, है ना, गोवा को क्या दिया गया था, इक्वल स्टेटस टू लिस्बन, लिस्बन यानी कि पुर्तगाल की राजधानी, उसके इक्वल स्टेटस दिया गया था गोवा को। तो इनका जो ये मूव था ये भी एक तरह से पार्ट था, किस चीज़ का पार्ट था, ये इंक्विजिशन का ही पार्ट था, क्योंकि गोवा को इन्हें मतलब कन्वर्ट करना था क्रिश्चियनिटी में। ओके, तो हिंदू, मुस्लिम्स और बाकी भी जो धर्म थे सभी को टारगेट किया गया था इंक्विजिशन में। ठीक है, इवन कुछ ज्यूइश सेटलमेंट्स भी थी तो उनको भी टारगेट किया गया था। यूरोप में भी कई एरियाज़ में रिलेशन जो था ज्यूइश और क्रिश्चियंस के बीच में वो अच्छा नहीं था इस समय पर भी, कई प्लेसेस में यूरोप में। ठीक है, तो और क्या था इनका कंट्रीब्यूशन पुर्तगीज़ का, एक इम्पैक्ट, एक तो जो था इनका इम्पैक्ट था मिलिट्री सिस्टम के ऊपर। ठीक है, मिलिट्री सिस्टम पर इनका इम्पैक्ट था इंडिया में। क्या था, एक तो इनकी जैसे आर्मी स्ट्रॉन्ग थी, है ना, और इनकी नेवी भी स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, आर्मी में हमने एग्जांपल देखा, एक तो इन्होंने फोर्टिफिकेशंस वगैरह भी काफ़ी की, फोर्टिफिकेशंस की, है ना। नेवी में हमने देखा इन्होंने गन बोट डिप्लोमेसी अपनाई, है ना, गन बोट डिप्लोमेसी, और ब्लू वाटर पॉलिसी फॉलो की इन्होंने, ब्लू वाटर पॉलिसी, और इन्होंने साथ में कार्टर सिस्टम भी अपनाया। कार्टर सिस्टम क्या होता था, कार्टर सिस्टम या ये एक तरह का परमिट सिस्टम था, है ना। तो बाकी इनको एक एडवांटेज रही, वो एडवांटेज क्या थी, वो एडवांटेज ये थी कि इनकी मोनोपोली थी किसमें, ट्रेड में, मोनोपोली ओवर ट्रेड। और इसका रीज़न, एक रीज़न तो ये था कि कोई फॉरेन कंपटीशन नहीं था, नो फॉरेन कंपटीशन फॉर 100 years, है ना, कंपटीशन फॉर 100 years। तो बाकी डिप्लोमेसी हमने देखा, डिप्लोमेसी में इन्होंने क्या किया, डिप्लोमेसी में इन्होंने अच्छे रिलेशंस एस्टेब्लिश किए, किससे, मुगल से किए, और भी कई जैसे हमने देखा विजयनगर से किए, है ना। बाकी इनको ये तो पता ही था कि मुगल्स इंडिया में मेन अथॉरिटी हैं, तो मुगल से अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं। तो इस बेसिस पर पुर्तगीज़ ने अपना कॉलोनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव किया। ठीक है, तो एक गवर्नर था जिसका नाम था
डिसूजा, ठीक है, डिसूजा। तो ये उस समय पे गवर्नर था जब गोवन इंक्विजिशन हुआ था, ठीक है। ये था गवर्नर किस समय पे, व्हेन गोवन इंक्विजिशन हैपेंड। ओके, तो पुर्तगीज जो है अब डिक्लाइन में जाना शुरू होंगे आपके 1590s और 1600s का टाइम से क्या होगा, पुर्तगीज डिक्लाइन विल बिगिन, पुर्तगीज डिक्लाइन। ओके, तो हमने बाकी इनके फीचर्स में, हाँ एक ये रह गया हमारा, क्या, एक ये कि इन्होंने सोशल कंसोलिडेशन भी की थी, सोशल कंसोलिडेशन, सोशल कंसोलिडेशन में हमने देखा कि इनको पुर्तगीज मैन को इंडियन औरतों से शादी करने के लिए एनकरेज किया गया था, और बाकी जो इनका कन्वर्जन करवाया इन्होंने लोगों का, तो वो पर्पस भी सॉल्व हो रहा था शादी करवाने से, क्योंकि शादी करोगे तो ऑब्वियसली फिर वाइफ को भी आप कन्वर्ट तो करवा ही दोगे। और इस तरह की क्रिश्चियनिटी की वजह से एक तरह से यूनिफॉर्म सोसाइटी डेवलप हो गई थी गोवा में, तो उस और वो फाउंडेशन बन जाएगी एक तरह से फ्यूचर में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड इंट्रोड्यूस होगा गोवा में, तो उसकी फाउंडेशन ये यूनिफॉर्मिटी बनेगी, ये यूनिफॉर्मिटी जो कि क्रिश्चियनिटी की वजह से आई गोवा में, ठीक है। बाकी इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भी इन्होंने काफ़ी कुछ किया। इकोनॉमिक एस्पेक्ट में जो इन्होंने किया वो ये कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की इन्होंने गोवा में, ठीक है, नई क्रॉप्स इंट्रोड्यूस की इन्होंने। ओके, तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की, नई क्रॉप्स इंट्रोड्यूस की, इन न्यू क्रॉप्स जो इन्होंने इंट्रोड्यूस की उसमें एग्जांपल है हमारे पास किसका, एक तो टोबैको का, ठीक है, पोटैटो का, और भी एग्जांपल हैं, ठीक है। बाकी बुक्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी, फ़िलहाल हमें मेन यहाँ पे कंसेप्ट्स पर फोकस करना है। ओके, तो डिक्लाइन जो मैंने आपको अभी बताया 1590s और 1600s के टाइम से अब इनका डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये कि एक तो इन्होंने मल्टीपल फैक्ट्रीज और पोर्ट्स एस्टेब्लिश किए हुए थे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। तो इनमें से हमारे पास जैसे सूरत में है इनका पोर्ट, है ना, ये सूरत वाला पोर्ट, ठीक है। फिर दीव में था इम्पोर्टेंट सेंटर इनका, ओके, और दमन में, ठीक है, ये आपका दमन, जस्ट अ मिनट, ये है आपका दमन वाला पॉइंट, ठीक है, और बसीन में, ठीक है, ये है आपका बसीन हो गया, ठीक है। ये फ़िलहाल मैं आपको इम्पोर्टेंट वाले बता रहा हूँ। दीव हो गया आपका, है ना, सूरत हो गया, ठीक है, दमन हो गया, ठीक है, बसीन हो गया, ओके। फिर गोवा आपका ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट था, ठीक है, गोवा, ओके। बाकी फिर कोचीन, बाकी एक इन्होंने अंजदीवा करके एक आइलैंड था वो भी जीता था, है ना। और ये थे आपके वेस्ट कोस्ट पे जो थे, ठीक है। ईस्ट कोस्ट में ऑब्वियसली हुगली में इन्होंने बनाया था, है ना, हुगली में, ओके। और फिर बाकी उड़ीसा में इधर के एरिया में आपका अराउंड समवेयर इधर कहीं बाला, उड़ीसा में बालासोर वाला एरिया वो भी इन्होंने कैप्चर किया था, मतलब कैप्चर इन द सेंस कि इनकी फैक्ट्री थी वहाँ पे एस्टेब्लिश की हुई इन्होंने।
और फिर नागापट्टनम में भी थे ये आपका, है ना, ये नागापट्टनम, ये वाला एरिया, ठीक है। फिर पौंडीचेरी में भी थे और मद्रास में भी थे, ठीक है। नागापट्टनम से ऊपर इधर कहीं आएगा आपका पौंडीचेरी, ठीक है। और मद्रास भी इससे पौंडीचेरी से नॉर्थ में मिल जाएगा आपको। मद्रास में जो था इनका वो था सेंट थोम था, ठीक है। ओके, तो ये थे इनके ऑलमोस्ट जो मेजर इनकी फैक्ट्रीज़ की लोकेशन थी इंडिया में। तो आपको इन सब लोकेशंस का आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सी मेन मेन लोकेशन कहाँ थी, क्योंकि क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ से। तो हमने देखा कि जो ये सब एरियाज़ थे, खासकर वेस्ट कोस्ट वाले, आपका सूरत, भरूच, दीव, दमन, बसीन, गोवा, कोचिन, अंजदीवा, तो ये इन्होंने वेस्ट कोस्ट वाले जो थे ना, वेस्ट कोस्ट एरियाज़, ठीक है, इसमें मोस्ट ऑफ देम जो थे इन्होंने जीत लिए थे। कब तक? मोस्ट ऑफ देम दे वन बाय 1500 से 1540 तक का जो पीरियड था इसमें इन्होंने जीत लिए थे, ठीक है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसके बाद ये क्या करेंगे, ये ईस्ट कोस्ट की तरफ आएंगे, ठीक है, ईस्ट कोस्ट की तरफ आएंगे। ओके, तो थोड़ा बहुत इनका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में भी था इन्वॉल्वमेंट, पर उतना ज़्यादा नहीं था, मतलब कुछ बहुत ही छोटी मोटी जगह से ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, ठीक है। तो हमने देखा कि 1600 तक जो इनका डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। डिक्लाइन के पीछे आपके 3 फैक्टर्स हैं मेनली, ठीक है, 3 फैक्टर्स मेनली। तो इसमें पहला फैक्टर होगा आपका ब्रिटिशर्स की जो एंट्री होगी, ठीक है। एक ब्रिटिशर्स एक मेजर फोर्स बनकर आएंगे और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको हराएंगे, ठीक है। बाकी सेकंड फैक्टर होगा मुगल्स का, मुगल्स भी इनको थोड़ा बहुत मारेंगे, ठीक है, मुगल्स। और फिर तीसरा मराठास भी होगा, ठीक है, मराठास भी इनको मारेंगे, ठीक है। तो ये जो 3 थे ये इमीडिएट फैक्टर्स थे इनके डिक्लाइन के लिए, ठीक है, इमीडिएट फैक्टर्स किस चीज़ के लिए, इनके डिक्लाइन के लिए। तो पुर्तगीज़ ने जो है अपनी एस्टेब्लिशमेंट कर ली थी इंडियन ओशन के रीजन में, है ना। और वो जो हमने पढ़ा अब तक कि पुर्तगीज़ ने इंडियन ओशन के रीजन में अपनी एस्टेब्लिशमेंट कर दी थी, ठीक है, और ये नहीं चाहते थे कि कोई और आए, ठीक है। हमने ये भी देखा कार्टर सिस्टम इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। तो ये सब देखकर बाकी जो यूरोपियन पावर्स थी वो जेलस थी इन लोगों से कि भाई ये लोग तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ यूरोपियंस जो है फिर वो भारत की तरफ आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वो डायरेक्टली तो नहीं आएंगे क्योंकि उनको पता था कि पुर्तगीज़ यहाँ पर पावरफुल हैं। तो इस सब के बैकग्राउंड में 1580 के टाइम में क्या हुआ कि पुर्तगीज़ ने इराक में एक ब्रिटिशर को कैप्चर किया, ठीक है। इराक वाले एरिया में पुर्तगीज़ ने ब्रिटिशर को कैप्चर किया, इसका नाम था रेल्फ फिच, ठीक है। इसको इन्होंने कहाँ कैप्चर किया, इराक में, ठीक है, कैप्चर्ड इन इराक। और फिर इसके बाद इसको ले गए कहाँ, गोवा को, टेकन टू गोवा। ओके, तो ये इसको इराक में इन्होंने कैसे पकड़ा, क्योंकि हमने देख लिया है ऑलरेडी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला जो एरिया है, गल्फ ऑफ एडन, तो उस सब एरियाज़ में भी पोर्टुगीज़ की डोमिनेशन तो थी ना।
तो हाँ, तो उधर के इराक के एरिया में इन्होंने इस बंदे को कैप्चर किया, रैल्फ फिच को, और फिर उसके बाद इसको गोवा ले आए ये लोग, ठीक है। इस बंदे के लिए इन्होंने ओपन जेल रखी थी, क्योंकि गोरा आदमी था तो ऑब्वियसली छूट तो थी ही इसके लिए, तो इसके लिए ओपन जेल थी, ये इधर उधर घूम सकता था, ठीक है। तो ये बंदा गोवा में घूमा इधर उधर, ठीक है, और लगभग 7-8 साल गोवा में रहा, ठीक है। और फिर इसने इस दौरान गोवा के बारे में सारी कहानी लिख डाली, जो भी ये देखता था कि एक्स, यहाँ पर एक्स जगह है, वहाँ पर बाय जगह है, यहाँ पर मिस्टर ABC है, वहाँ पर मिस्टर XYZ है, या जो भी है पूरी स्टोरी, लोकेशन, वो सब इसने लिख डाला, ठीक है। तो बाद में इसने हाथ पांव जोड़े पुर्तगीज़ के कि भाई 7-8 साल बाद मेरे को जाने दो वापस, मैं चुपचाप अपना चला जाऊँगा, ठीक है। तो भेज दिया, इसको छोड़ दिया पुर्तगीज़ ने। तो ये वापस इंग्लैंड चला गया 1590 के पीरियड में, ठीक है। और फिर इसने वहाँ पे जाके अपनी जो राइटिंग्स थी वो पब्लिश कर दी, ठीक है। जो भी इसने गोवा के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी थी, वो सब राइटिंग्स इसने पब्लिश कर दी। ऑलरेडी यूरोप में तो पहले से हंगामा तो चला ही था, कंपटीशन का हंगामा, कि पुर्तगीज़ बहुत पैसे कमा रहे हैं। तो अब इसकी राइटिंग्स की वजह से वहाँ पे लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिल गई कि इंडिया में क्या क्या हो रहा है, यहाँ गोवा में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो इंग्लैंड में जो प्राइवेट मर्चेंट्स थे वो ब्रिटेन के राजा के पास गए और कहा कि प्लीज़ हमें ट्रेड करना अलाउ करो इंडिया के साथ, ठीक है। जो प्राइवेट मर्चेंट्स थे, ठीक है, किसके पास गए? वेंट टू किंग। किस चीज़ के लिए गए? परमिशन मांगने के लिए, ठीक है। किस चीज़ की परमिशन मांगने के लिए? परमिशन टू ट्रेड विद इंडिया, ट्रेड विद इंडिया, ओके। तो उस समय पर कुछ थोड़ा डर भी था राजा को कि कहीं कुछ उल्टा सुल्टा ना हो जाए, ठीक है। तो पहले तो प्राइवेट कंपनीज और मर्चेंट्स को परमिशन नहीं मिली। राजा ने बोला देखो भाई, पुर्तगीज़ अभी भी डोमिनेटिंग है, कहीं कुछ उल्टा फुल्टा ना हो जाए। पर उसी पीरियड में क्या हुआ कि पुर्तगीज़ और स्पेनिश के बीच फाइट हो गई, ठीक है, समवेयर बिटवीन 1580s और 90s के पीरियड में, ठीक है। दोनों का जो पॉलिटिकल यूनियन है वो टूट गया, ठीक है। दोनों का जॉइंट कमांड सिस्टम हुआ करता था, दोनों रजवाड़े एक दूसरे के साथ चलते थे, ठीक है, पुर्तगाल और स्पेन, ठीक है। तो अब जो है कि दोनों की पावर अब डिक्लाइन हो रही है, पुर्तगाल की भी और स्पेन की भी, ठीक है। तो अब जब पुर्तगाल की अथॉरिटी कमज़ोर हो रही है तो इनकी नेवी भी कमज़ोर हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से अब जो दूसरी प्राइवेट कंपनीज थी उनको मोटिवेशन मिल गई, ठीक है। तो ब्रिटेन में एक कंपनी थी, जॉन कंपनी, ठीक है। तो ये जॉन कंपनी जो है ये ब्रिटेन के राजा के पास गई कि हमें भारत के साथ ट्रेड करना अलाउ करो। पहली बार तो राजा ने नहीं किया अलाउ, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसने जॉन कंपनी को अलाउ कर दिया। जो आपका 1599 का पीरियड था, ठीक है, किंग अलाउड, ठीक है, किंग ने परमिशन दे दी, ही गेव परमिशन, ओके। तो किंग ने परमिशन दे दी, क्या परमिशन दे दी? इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए। ऑल्सो हमने देखा कि रैल्फ फिच ने पहले ही इन्फॉर्मेशन तो पब्लिश कर दी थी उसकी बुक में, ठीक है। तो जो ये आपकी जॉन कंपनी है ना, ये जॉन कंपनी को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है मर्चेंट एडवेंचर्स, ठीक है, मर्चेंट एडवेंचरर्स। तो मर्चेंट एडवेंचर्स जो ये कंपनी है, यही कंपनी कन्वर्ट होगी किस में? ये कन्वर्ट होगी ईस्ट इंडिया कंपनी में। कब? अराउंड आपका 1600 के पीरियड में, ठीक है, 1600s पीरियड, ओके। ये ईस्ट इंडिया कंपनी में कन्वर्ट होगी और कब होगी? 1600 के पीरियड के आसपास, ठीक है। तो रैल्फ फिश ने फाउंडेशन तो रख दी थी, ठीक है। वो बंदा कौन था? रैल्फ फिश था, ब्रिटिश ट्रैवलर था
जिसको पुर्तगीज़ ने कहाँ पे पकड़ा, इराक में पकड़ा था, फिर उसको गोवा ले गए थे। वहाँ पे उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और फिर आके यूरोप में पब्लिश कर दी 7-8 साल बाद। ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन थी कि गोवा में ऐसा हो रहा है, ये जगह ऐसी है, वो जगह वैसी है, यहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन थी। सेकंड पॉइंट ये कि अब पुर्तगाल और स्पेन की नेवल पावर भी डिक्लाइन हो रही थी। ठीक है, तो और भी लोग थे जो भारत आना चाहते थे। ठीक है, देयर वर अदर पीपल ऑल्सो, ठीक है, हु केम टू इंडिया इन सेम पीरियड एज पुर्तगीज डिड। ठीक है, एक डच प्रीस्ट भी था आपका। ठीक है, ये भी इंडिया आया हुआ था, डच प्रीस्ट था, ये इंडिया आया हुआ था। इसने कहा कि गोवा में कि मैं क्रिश्चियनिटी फैलाने आया हूँ। ठीक है, तो पुर्तगीज़ ने कहा कि ठीक है भाई, तुम नीदरलैंड से हो तो क्या बात है, कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे क्रिश्चियनिटी ही फैलाने आए हो तो ठीक है, हम तुम्हें परमिशन दे रहे हैं, तुम फैलाओ। तो दिस गाय वॉज ऑल्सो हेयर टू डू मिशन इम्पॉसिबल। ये बंदा भी यहाँ पे मिशन इम्पॉसिबल करने आया था एक्चुअल में। ये बंदा आया था यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने। ठीक है, इसने पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली गोवा के बारे में। ठीक है, और इन सब इंसिडेंट्स की वजह से यूरोपियंस जो थे, अब वो लोग बहुत इंटरेस्टेड थे भारत में। ठीक है, क्योंकि भारत में बहुत पैसा कमाया जा रहा था पुर्तगीज़ द्वारा और पुर्तगीज़ डोमिनेंट भी हो गए थे भारत में। तो 1600s तक क्या हुआ कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया यूरोप में। ठीक है, और साथ में इंडियन ओशन के रीजन में अब पुर्तगीज़ की पावर भी डिक्लाइन में आ चुकी थी। स्पेनिश पावर भी अटलांटिक ओशन में, पैसिफिक ओशन में डिक्लाइन में आ चुकी थी, स्पेनिश पावर भी। तो क्योंकि अब ये लोग डिक्लाइन में आ रहे थे, पुर्तगीज़ और स्पेनिश। ठीक है, तो अब इनकी आर्मीज़ भी पहले जितनी पावरफुल नहीं थी। ठीक है, तो इस वजह से बाकी लोग अब भारत में आ सकते थे। तो बाय 1608 क्या होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आएगी। ठीक है, इट कम्स टू इंडिया। तो जो पहला फैक्टर होगा या है पुर्तगीज़ की डिफीट के पीछे इंडिया में, वो फैक्टर है आपका ब्रिटिश फैक्टर। ठीक है, तो इंग्लैंड भारत में कब आया, 1608 में आया। ठीक है, कौन आया, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जिसका पुराना नाम जॉन कंपनी था, और इसी कंपनी को मर्चेंट एडवेंचर्स भी बोला जाता था। तो इसके जो ट्रेडर्स थे उन्होंने ब्रिटेन के किंग से चार्टर लिया हुआ था। ठीक है, चार्टर यानी कि परमिशन ली हुई थी। किस चीज़ की परमिशन, परमिशन टू ट्रेड इन इंडिया। ठीक है, तो इंग्लैंड के राजा ने क्या परमिशन दी थी इनको, इनको चार्टर दिया था ट्रेड करने का। कहाँ पर ट्रेड करने का, ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप। ठीक है, केप ऑफ गुड होप की लोकेशन हमें पता होनी चाहिए, हम पहले लेक्चर्स में भी देख चुके हैं। ये है आपका इधर केप ऑफ गुड होप। तो इसके ईस्ट में ट्रेड करने की अनुमति मिल गई थी। किसको मिली थी, जॉन कंपनी को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी कि इसलिए इसमें भारत भी आता है, तो ऑब्वियसली भारत में ट्रेड करने की परमिशन मिली थी, यानी कि ट्रेड करने का चार्टर मिला था। ठीक है, तो कैप्टन विलियम हॉकिंस आएगा इंडिया में। ठीक है, कौन आएगा, कैप्टन विलियम हॉकिंस। तो भारत आएगा, ये बोलेगा मुझे व्यापार करना है। ठीक है, तो भारत में ब्रिटिशर्स की एंट्री हो रही है। ठीक है, तो ये उन जगहों पे भी जाएंगे जहाँ पे ऑलरेडी पुर्तगीज़ बेसिस हैं। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आएगी, अराउंड 1608 में आएगी। ठीक है, पर इनसे भी 3 साल पहले, ठीक है, 3 years
बिफोर 1608 कोई और भी आ चुका है इंडिया में। कौन आ चुका है? डच। डच हैड ऑलरेडी केम, ठीक है, डच हैड ऑलरेडी केम इन 1605, ठीक है। जो क्योंकि डच को भी हमने देखा कि इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी इंडिया के बारे में, और ये भी उनको कैसे मिली थी, हमने देखा कि एक डच प्रिस्ट भी इंडिया में आया हुआ था जिसने मिशन इम्पॉसिबल की तरह पूरा इंफॉर्मेशन गैदर की, ठीक है। तो डच को ये भी पता था कि पुर्तगीज़ ने भी अब वीक हो चुकी है और वो उनको रोक नहीं पाएगी। तो उस समय पे सूरत जो था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्ट था, ठीक है। ये चीज़ सबको पता थी, ठीक है। ये चीज़ सबको पता थी कि सूरत का जो रास्ता है वो दिल्ली और आगरा तक जाता है। तो अब हमें पता है कि डच ऑलरेडी आ चुके हैं इंडिया में, ठीक है, और वो अपने आप को ऑलरेडी एस्टेब्लिश भी कर चुके हैं 1605 और 6 के पीरियड में। कहाँ पे एस्टेब्लिश कर चुके हैं? ईस्ट कोस्ट में। ईस्ट कोस्ट में कहाँ पर? ईस्ट कोस्ट में मसूलीपट्टनम में वो ऑलरेडी अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुके हैं। कौन कर चुके हैं? डच, ठीक है। तो हमने देखा कि 1600 के पीरियड आने तक पुर्तगीज़ नेवल पावर लॉस्ट कर चुके हैं। इसकी वजह से बाकी यूरोपियंस भारत में आएंगे और अब ये यूरोपियंस पुर्तगीज़ को चैलेंज करेंगे, ठीक है। ब्रिटिशर्स आए आपके 1608 में, ठीक है, और डच आए आपके 1605 में। डच ने मसूलीपट्टनम में अपने आप को एस्टेब्लिश किया और ब्रिटिशर्स भी आए, वो सूरत में आए, ठीक है। सो इन सूरत ब्रिटिशर्स ऑल्सो केम, ठीक है, एंड ऑल्सो पुर्तगीज़ भी थे सूरत में, ठीक है। तो अब सूरत में पुर्तगीज़ तो थे ही, अब सूरत में ब्रिटिशर्स भी आए, तो एक तरह से कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो शुरू होगा, ठीक है। पुर्तगीज़ को जलन तो होगी कि ब्रिटिशर्स अब आ गए हैं, ठीक है, और डच की एंट्री से भी पुर्तगीज़ को जलन तो होगी ही। तो क्योंकि अब ये पहले जितने शक्तिशाली नहीं थे पुर्तगीज़, तो अब ऑब्वियसली ये लोग इन लोगों को पानी में ही रोक तो नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस आया, ठीक है। ये कौन था? ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेडर था, ठीक है। विलियम हॉकिंस जो इंडिया आया, ये क्या था? ये था एक ट्रेडर था, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, ट्रेडर था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो पहले ये गया मुगल गवर्नर के पास सूरत में, ठीक है, वेंट टू मुगल गवर्नर ऑफ सूरत, मुगल गवर्नर ऑफ सूरत, ठीक है। तो इस पीरियड में जो था आगरा में था आपका जहांगीर। 4-5 साल हो चुके थे जहांगीर को ऑलरेडी पावर में आए हुए, ठीक है। इसके जहांगीर के अच्छे रिलेशन थे किसके साथ? पुर्तगीज़ के साथ। जहांगीर के पुर्तगीज़ के साथ अच्छे रिलेशन थे, और पुर्तगीज़ के अच्छे रिलेशन थे किसके साथ? पुर्तगीज़ के अच्छे रिलेशन थे सूरत के मुगल गवर्नर के साथ भी, ठीक है, मुगल गवर्नर ऑफ सूरत, इसके साथ भी इनके अच्छे रिलेशन थे, ठीक है। तो हॉकिंस पहुंचा सूरत के मुगल गवर्नर के पास। हॉकिंस कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेडर। तो हॉकिंस ने बोला कि मुझे ट्रेड करनी है, ठीक है। तो अब इतना तो पता ही है हमें, ये जो आपका मुगल गवर्नर था सूरत का, इसका नाम था सरदार खान। वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, एग्ज़ाम के लिए याद रखना, ठीक है। इसका नाम था सरदार खान। तो इससे हॉकिंस ने परमिशन मांगी ट्रेड करने के लिए।
तो सरदार खान ने कहा कि देखो भाई, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, परमिट तो तुम्हें अगर चाहिए वो मुग़ल बादशाह जहांगीर से ही मिल सकता है, ठीक है। पर अगर तुम्हें यहाँ सूरत से आगे जाना है तो तुम्हें कुछ नजराना देना पड़ेगा, तुम्हें मुझे कुछ तो देना पड़ेगा अगर तुम्हें यहाँ से आगे जाना है। तो इन सिंपल वर्ड्स गवर्नर ने बोला, तुमको मैं ऐसे ही जाने नहीं दूंगा, ठीक है। तो हॉकिंस ने जो है मुग़ल गवर्नर को खुश किया, ठीक है। खुश कैसे किया? कुछ गिफ्ट्स वगैरह और पैसा वगैरह थोड़ा बहुत दे करके, ठीक है। इसके बाद मुग़ल गवर्नर ने उनको जाने तो दिया, पर उसने कहा कि देखो कि अगर रास्ते में कुछ होता है तो मुझे ब्लेम मत करना, ठीक है। मैं तुम्हें बस सूरत से जाने की एंट्री दे रहा हूँ, ठीक है। इनडायरेक्टली हॉकिंस को थ्रेट दिया गया। क्या थ्रेट दिया गया? कि भाई कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर में रास्ते में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हॉकिंस थोड़ा डर गया। तो इसने क्या किया? इसने ब्राह्मण्स को हायर किया। उस समय पे लोग पंडित को, भट्ट पंडित जो हैं, इनको हायर करते थे ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि उस समय क्या था, ब्रह्म हत्या को बहुत बड़ा पाप माना जाता था भारत में, ठीक है। तो जो लुटेरे होते थे वो ब्राह्मण्स वगैरह पर हमला नहीं करते थे, ठीक है। तो इस बेसिस पर भारत ने हॉकिंस ने एक कन्वॉय क्रिएट किया पूरा ब्राह्मणों का, ठीक है। तो हॉकिंस ने ब्राह्मण्स को कहा कि आप मेरे कन्वॉय के आगे आगे चलना, ठीक है। फिर भी हॉकिंस के साथ रास्ते में लूटपाट हुई थी, पर पंडितों को तो कुछ नहीं हुआ, बस ये थोड़ा बहुत हॉकिंस का सामान चुराया गया था। ही वॉज रॉब्ड, ओके। फाइनली वो जहांगीर के कोर्ट में पहुंचा। उसने जहांगीर को इंग्लैंड के राजा का लेटर दिया, ठीक है। हॉकिंस, ठीक है, ही गेव लेटर, ठीक है, लेटर ऑफ किसका? किंग ऑफ इंग्लैंड। किसको दिया? टू जहांगीर, ठीक है। तो बाकी जहांगीर ने बोला, देखो हम गोल्ड कॉइन्स भी लाए हुए हैं, ठीक है। तो जहांगीर कंफ्यूज था कि इनको परमिशन दूं कि नहीं दूं ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो उसने पुर्तगीज़ को पूछा, ठीक है। पुर्तगीज़ मुग़ल कोर्ट में अकबर के टाइम से ही थे, ठीक है। तो पुर्तगीज़ ने कहा कि देखो, अगर तुम इनको परमिशन दोगे तो ये तुम्हें भी लूटेंगे और हमें भी लूटेंगे, ठीक है। ये तो हमारा थोड़ा पतन हो गया है, इसकी वजह से ये बोट लेके यहाँ तक पहुँच पाए, वरना तो हम इन्हें पहुँचने ही नहीं देते। तो पुर्तगीज़ ने इनडायरेक्टली सजेशन दिया जहांगीर को, ठीक है। तो ये बहुत ही ऑब्वियस था कि पुर्तगीज़ हाँ तो नहीं कहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन देने के लिए, क्योंकि वो अपनी मोनोपोली थोड़ी ना ख़त्म करना चाहेंगे ट्रेड में, है ना। तो अब कन्वर्सेशन हो रही है जहांगीर और हॉकिंस के बीच, ठीक है। पर एक इशू था लैंग्वेज का इशू, क्योंकि हॉकिंस को पर्शियन लैंग्वेज नहीं आती थी। पर्शियन लैंग्वेज जो कि मुग़ल कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, वो हॉकिंस को नहीं आती थी, ठीक है। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हॉकिन को पता चला कि जहांगीर को तुर्की लैंग्वेज आती है, ठीक है। तुर्की लैंग्वेज जो थी वो मुग़ल कोर्ट में बहुत कम लोगों को आती थी, ठीक है। कुछ गिने चुने ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स और कुछ राजाओं को ही आती थी तुर्की लैंग्वेज, जिनको बचपन में सिखाई जाती थी, ठीक है। तो हॉकिंस को तुर्की लैंग्वेज आती थी, क्योंकि वो खुद भी क्या था, ट्रेडर था। तो एक ट्रेडर या फिर आपका जो एक बिजनेसमैन होता है, वो सबसे बड़ा डिप्लोमेट ही माना जाता है एक तरह से, ठीक है। तो हॉकिंस ने क्या किया? हॉकिंस कन्वर्स्ड विद जहांगीर इन तुर्की लैंग्वेज, ठीक है, तुर्की लैंग्वेज। 2 सालों तक हॉकिंस को मुग़ल कोर्ट में रुकना पड़ा, ठीक है। 2 years हॉकिंस वेटेड इन द मुग़ल कोर्ट, ठीक है, इन द मुग़ल कोर्ट, ठीक है। इन एंड में क्या हुआ कि हॉकिंस को मुग़ल कोर्ट का एक ऑफिशियल बना दिया गया। ही वॉज मेड अ मनसबदार
इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। जहांगीर के कोर्ट में इसको क्या बनाया गया, इसको मनसबदार बनाया गया, ठीक है। क्योंकि हॉकिंस जो है वो जहांगीर को बहुत सी और बातों के लिए कन्विंस कर पाया था, एक्सेप्ट फॉर ट्रेड। जहांगीर को वो ट्रेड के लिए कन्विंस नहीं कर पाया, पर और बहुत सारी बातों के लिए कन्विंस कर पाया और अच्छी कन्वर्सेशन हुई दोनों के बीच में, क्योंकि हॉकिंस को भी तुर्की लैंग्वेज आती थी, ठीक है। तो जहांगीर ने बोला हॉकिंस को, देख भाई ट्रेड का परमिट छोड़कर और जो कुछ भी मांगना है मांग ले, ठीक है। ट्रेड तो सिर्फ पुर्तगीज ही करेंगे, ठीक है। बाकी हॉकिंस की शादी भी करवाई थी अर्मेनियन मूल की एक क्रिस्टी लड़की से, ठीक है। हॉकिंस वॉज मैरिड, ठीक है, मैरिड इन मुगल कोर्ट, ठीक है, विद क्रिश्चियन लेडी ऑफ अर्मेनियन ओरिजिन, ठीक है। तो जहाँ इसकी हॉकिंस की शादी भी करवाई, ठीक है। और हॉकिंस को एक टाइटल भी दिया गया, किसका क्या टाइटल दिया गया, इसको टाइटल दिया गया इंग्लिश खान का, ठीक है। इंग्लिश खान टाइटल गिवन टू हॉकिंस। तो ये फ्रस्ट्रेशन में रहा 2 साल वहाँ पर, ठीक है। बाकी इसके ऊपर ब्रिटेन से प्रेशर भी आ रहा था कि भाई परमिशन कब मिलेगी, ठीक है। तो ये 2 सालों तक रहा, 2 साल तक रहा, अप टू 1611 ये रहा, पर ट्रेड परमिट नहीं मिला इसको, ठीक है। ब्रिटिश जो है कंटिन्यूसली कॉन्वॉयज भेजते रहते थे। तो ऐसे ही एक कॉन्वॉय में हॉकिंस आया था, है ना। तो जब हॉकिंस आया था तो इसके साथ उस पीरियड पे एक और बोट आई थी, रेड ड्रैगन नाम था उस बोट का, ठीक है। रेड ड्रैगन था बोट का नाम। जब हॉकिंस आया था ये उस समय आई थी, पर ये अब दोबारा अपने सेकंड राउंड में आई, ठीक है। दोबारा ये सेकंड राउंड में आई, किधर, गुजरात की तरफ, ठीक है, टूवर्ड्स गुजरात। ये पहले भी आ चुकी है आपकी रेड ड्रैगन 1608 में जब हॉकिंस आया था, पर अब ये दूसरी बार आई 1611 में, ठीक है। तो रेड ड्रैगन में जो ऑफिशियल था उसका नाम था कैप्टन बेस्ट, ओके। तो कैप्टन बेस्ट ने सूरत में एंटर करने की कोशिश की थी, ठीक है। प्लस मैं एक और बात बता देता हूँ आपको, जो हॉकिंस था, ठीक है, हॉकिन की बोट का नाम था हेक्टर, ओके। हॉकिंस की बोट का नाम था हेक्टर, और जो रेड ड्रैगन नाम की बोट थी इसमें ये सेकंड टाइम आई, ठीक है। फर्स्ट टाइम भी आ चुकी थी ये हॉकिंस के साथ, अब ये सेकंड टाइम आई 1611 में और गुजरात की तरफ आई, ठीक है। इसमें जो ऑफिशियल था उसका नाम था कैप्टन बेस्ट, ठीक है। तो हॉकिंस को इस टाइम तक ऑलरेडी वापस बुला लिया जा चुका था कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक तो उनको ट्रेड परमिट नहीं मिल रहा था सूरत में व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो और उनको इसका मतलब ट्रेड परमिट नहीं मिल रहा था मुग़ल एम्पायर में व्यापार करने के लिए। तो तब तक जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने एक टेम्परेरी प्रोविज़न करके रखा था। वो टेम्परेरी प्रोविज़न क्या था, वो टेम्परेरी प्रोविज़न था ट्रेड इन मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम क्यों, मसूलीपट्टनम इसलिए क्योंकि ये मुग़ल एम्पायर का पार्ट नहीं था, ठीक है। ये मुग़ल एम्पायर का पार्ट नहीं था, तो इसलिए 1611 में मुग़ल एम्पायर के बाहर साउथ इंडिया में इन्होंने एक छोटी सी फैक्ट्री पोस्ट बनाई। कहाँ पर, मसूलीपट्टनम में। कब बनाई इन्होंने,
ये बनाई थी इन्होंने 1611 में। ओके, तो एक तरफ पे जो मसूलीपट्टनम है, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने अपनी छोटी मोटी ट्रेड कंटिन्यू रखी, और दूसरी तरफ इन्होंने अपने एफर्ट्स कंटिन्यू रखे सूरत में परमिशन मांगने की। किस चीज़ की परमिशन? सूरत में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर सूरत में इनको एक बार परमिशन मिल गई तो इसका मतलब ये ऑलमोस्ट पूरे नॉर्थ इंडिया में ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। तो सूरत के कोस्ट में एक गांव है, ठीक है, जिसका नाम है, एक गांव है जिसका नाम है स्वाली, ठीक है, SWALLY, स्वाली। एक और गांव है जिसका नाम है दुमेश, ठीक है, और एक पोर्ट भी है सूरत के कोस्ट में जिसका नाम है हज़ीरा, ठीक है। तो इस सब रीजन में के आसपास की स्टोरी है ये, ठीक है। तो जो ये रेड ड्रैगन बोट थी, ठीक है, ये रेड ड्रैगन को क्या कोशिश करेगी? रेड ड्रैगन बोट जो है इट विल ट्राई टू एंटर, कहाँ पे? इट विल ट्राई टू एंटर स्वाली, ठीक है। इस रेड ड्रैगन में कौन था? रेड ड्रैगन में था कैप्टन थॉमस बेस्ट, ठीक है। तो जब ये एंटर करने की कोशिश कर रही थी अंदर को स्वाली की तरफ, तो सामने से एक पुर्तगीज़ की छोटी सी बोट भी आ रही थी, ठीक है, ठीक है। फिर क्या हुआ? कोलिजन हो गया, एक्सीडेंट हो गया। किसके बीच? बिटवीन रेड ड्रैगन एंड जो छोटी सी पुर्तगीज़ बोट आ रही थी, स्मॉल पुर्तगीज़ बोट, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड थे कि भाई ट्रेड की परमिशन नहीं मिल रही यहाँ 2-3 सालों से, ठीक है। तो कैप्टन थॉमस बेस्ट जो था उसको इतना गुस्सा आया कि उसने कहा कि मैं तो इन पुर्तगीज़ की पिटाई कर दूंगा, ठीक है। तो उसने इस फ्रस्ट्रेशन में उनकी पिटाई कर दी, और फिर हुई, क्या हुई? फिर हुई बैटल ऑफ स्वाली, बैटल ऑफ स्वाली हुई इस स्टोरी के बैकग्राउंड में, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने इस बैटल में, ये बैटल हुई आपकी 1612 में, बाकी 11 या 12 आपको बुक में मिल जाएगी ये डेट स्पेक्ट्रम में। तो ये बैटल हुई और इसमें पुर्तगीज़ को इन्होंने बुरी तरह से हरा दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से ये इन्फॉर्मेशन जो है वो दिल्ली तक पहुंच गई कि ब्रिटिशर्स ने तो पुर्तगीज़ को धो डाला, ठीक है। कैप्टन थॉमस बेस्ट का जो नाम है उसकी चर्चा होने लगी कि कौन है ये बंदा जिसने पुर्तगीज़ को हराया, ठीक है। तो किसी ने कहा कि कैप्टन बेस्ट करके एक ऑफिशियल है, ठीक है, और ये जो कैप्टन बेस्ट है अब ये मुग़ल से भी बदला लेना चाहता है, क्योंकि मुग़ल गवर्नर जो कि सूरत में बैठा हुआ था उसने इस लड़ाई में पुर्तगीज़ को फेवर किया था। मुग़ल गवर्नर ने, सूरत के मुग़ल गवर्नर ने पुर्तगीज़ को बैटल ऑफ स्वाली में फेवर किया हुआ था, ठीक है। तो भैया इस वजह से वो बदला लेना चाहता है मुग़ल से भी। तो जहांगीर फड़फड़ा गया, ठीक है, कि क्योंकि जहांगीर इस समय एक तो और भी बहुत सी चीज़ों में बिज़ी था, ठीक है। इसकी अपनी सरकार थोड़ी कमज़ोर थी जहांगीर की, क्योंकि इसकी खुद के कोर्ट में इसका उतना प्रभाव नहीं था, ठीक है। इसकी जो बीवी थी नूरजहाँ, उसका बहुत दबदबा था। जहांगीर की बीवी नूरजहाँ का कोर्ट में दबदबा था। इसके ससुर इत्मद उद दौला, उनका भी दबदबा था। इनकी बीवी का जो भाई था उसका भी, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में चर्बी कर रहा था, ठीक है। तो जो जहांगीर था वो खुद एक वीक स्पॉट पे था, ठीक है। तो वो कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को सप्रेस करता, ठीक है। तो इस वजह से जो बैटल ऑफ स्वाली है उसके बाद पुर्तगीज़ जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल हार जाएंगे, ठीक है। तो अब ब्रिटिशर्स ने पुर्तगीज़ को तो सूरत से हटा दिया और कहा कि अब तुम ज़्यादा
चर्बी मत करना, ठीक है। पुर्तगीज़ अभी भी थे, थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग तो थे ही। उन्होंने सूरत हारा ब्रिटिशर्स से, और अब ब्रिटिशर्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे थे 1612 के बाद, ठीक है। हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स अब अलग अलग प्लेस पर डोमिनेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जितनी ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, उतना पुर्तगीज़ वीक होते जाएंगे। तो क्या होता है कि वेस्ट कोस्ट पर पुर्तगीज़ जो पोजीशंस हैं, अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चैलेंज की जाएंगी। पर अभी भी पुर्तगीज़ जो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में, कहाँ पर, ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। थोड़े बहुत तो स्ट्रॉन्ग हैं ही अभी भी ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में, ठीक है। तो पुर्तगीज़ ने अभी भी बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में अपनी डोमिनेंस बनाए रखी है, और वहाँ से इनको काफ़ी रेवेन्यू मिल रहा है पुर्तगीज़ को, ठीक है। तो इधर आपका जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, इस रीजन में पुर्तगीज़ ने अभी भी अपनी डोमिनेंस बनाई रखी है, और इधर से इनको काफ़ी रेवेन्यू भी मिल रहा है, ओके। तो 1630 के पीरियड में क्या होगा कि इन 1630s ब्रिटिशर्स ने अब तक जो है 1630 के पीरियड के समय के आसपास अब तक इन्होंने ईस्ट कोस्ट में और बंगाल वाले एरिया में एक्सपेंड नहीं किया हुआ है, ठीक है। पर पुर्तगीज़ ने क्या किया कि उन्होंने बंगाल वाले एरिया में अपनी नालायकी कंटिन्यूड रखी, ठीक है। नालायकी कंटिन्यूड बाय पुर्तगीज़। पुर्तगीज़ के हाथ में अभी भी गोवा था, ठीक है। वो लोग कोचिन हार जाएंगे धीरे धीरे, दीव और दमन पर अभी भी उनके हाथ में था, ठीक है। गोवा उनके हाथ में था, दीव और दमन उनके हाथ में था, पर इन पोर्ट्स में से ज़्यादा ट्रेड नहीं हो रही थी, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा ट्रेड होती थी आपकी सूरत से ही, क्योंकि सूरत मुगल्स का एक हब था ट्रेड के लिए, ठीक है। तो शुरुआती 15-20 सालों में ब्रिटिश जो है पैसा कमाना शुरू कर लेंगे, और पुर्तगीज़ जो है हारना शुरू कर देंगे, क्योंकि पुर्तगीज़ के पास सिर्फ अब जो प्रॉफिटेबल एरिया बचा है वो है सिर्फ बे ऑफ बंगाल वाला। बाकी एरियाज़ में ट्रेड तो हो रही है, पर उतनी ज़्यादा नहीं होती बाकी एरियाज़ में, ठीक है। पर जो इकलौता प्रॉफिटेबल एरिया पुर्तगीज़ के हाथ में था बे ऑफ बंगाल वाला, वहाँ पे भी वो अपनी नालायकी कंटिन्यू रखेंगे। नालायकी यानी कि इनका जो था कार्टा सिस्टम था, ठीक है, सिस्टम था। बाकी फिर ये प्राइवेसी भी करते थे, सॉरी पायरेसी भी करते थे, ठीक है। और तो और कई बोट्स के साथ रोक के छेड़खानी वगैरह भी करते थे, ठीक है। तो पुर्तगीज़ ने पूरे बंगाल में हड़कंप मचाया हुआ था, और कोई इनको रोकने वाला नहीं था, ठीक है। तो अब 1630 का जो पीरियड है 1630s, नाउ दिल्ली पे कौन है, नाउ एट दिल्ली देर इज शाहजहां। अब दिल्ली में है शाहजहां, ठीक है। तो ये शाहजहां ही था जिसने बंगाल को कैप्चर किया था, ठीक है। जैसे अकबर ने अपने टाइम में गुजरात को कैप्चर किया था और गुजरात जीता था, तो शाहजहां ने बंगाल जीता था, ठीक है। तो जब शाहजहां को पता चला कि पुर्तगीज़ ऐसी हरकतें कर रहे हैं, एक दो बार पुर्तगीज़ ने छेड़खानी भी की थी लेडीज़ के साथ, मुगल्स लेडीज़ के साथ, मुगल्स की बोट रोक कर, ठीक है। इसमें लोकल गवर्नर की वाइफ भी थी, ठीक है। तो शाहजहां ने क्या ऑर्डर दिया, शाहजहां ने ऑर्डर दिया क्या कि इन लोगों को सबक सिखाओ। कहाँ पे सबक सिखाओ, हुगली के रीजन में, ठीक है। तो 1632 का जो पीरियड था, उस पीरियड में मुगल्स ने पुर्तगीज़ को पीटा, ठीक है। किसने पीटा, मुगल्स ने पुर्तगीज़ को पीटा। कब, 1632 के पीरियड में। क्यों पीटा,
क्योंकि अब इनकी नालायकी की जो ये खबरें थी ये शाहजहाँ तक पहुंच गई थी, ठीक है। फिर अब इसके बाद भी अभी भी कुछ एरियाज़ पुर्तगीज़ के अंडर बचे हुए थे, ठीक है। जैसे कि इन्होंने बॉम्बे के नज़दीक में एक पोर्ट डेवलप किया हुआ था जिसका नाम था बसीन, ठीक है। बसीन वॉज स्टिल विद देम, किसके पास? पुर्तगीज़ के पास, ठीक है, स्टिल विद देम। तो क्योंकि शुरुआती 15-20 सालों में ब्रिटिशर्स की एंट्री और बाकी यूरोपियंस की एंट्री में इस टाइप के इवेंट्स हुए हैं ना, इनको मार वगैरह भी खानी पड़ी, तो इस वजह से इन्होंने अपना इंटरेस्ट खो दिया था इंडिया में, ठीक है। 1660 के बाद आफ्टर 1660s ये बाकी पार्ट्स पर फोकस करेंगे, जैसे कि ब्राज़ील, ठीक है। एग्जांपल ब्राज़ील, इस समय तक ब्राज़ील की डिस्कवरी हो चुकी है, ठीक है। और ब्राज़ील की डिस्कवरी किसने की है? जो जिस बंदे के बारे में हमने पढ़ा, कैब्रल जो था, ठीक है, गवर्नर, इनका पुर्तगीज़ गवर्नर, इसने ब्राज़ील डिस्कवर किया हुआ था, ठीक है। अब इन लोगों का ध्यान, पुर्तगीज़ का ध्यान और इनके राजा, गवर्नर, ऑफिशियल्स, सबका ध्यान जो था वो ब्राज़ील वगैरह की तरफ ज़्यादा जाने लगा, क्योंकि इनको लगा कि अब भारत में कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, डच भी आ गए हैं, ब्रिटिशर्स ने भी मारा, मुग़लों ने भी मारा, तो इन्होंने अब ब्राज़ील पर फोकस करना शुरू किया और ब्रिटिशर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना शुरू किया भारत में, ठीक है। अब पुर्तगीज़ को ये डर था कि गोवा इनके हाथ से नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अभी तक जो गोवा और केरला का पूरा कोस्ट था, ठीक है, गोवा केरला वाला जो कोस्ट था ये इनके हाथ में था, ठीक है। बाकी इनके हाथ में अभी आपका बसीन भी है, ठीक है, बसीन भी है, ठीक है, दमन भी है, ठीक है, दीव भी है अभी इनके हाथ में, पर इनके हाथ से सूरत चला गया है, ठीक है, सूरत इज़ गोन फ्रॉम देयर हैंड, ठीक है। तो पुर्तगीज़ ने अच्छे रिलेशन बनाना शुरू किया ब्रिटिशर्स के साथ। उनको समझ में आ गया था कि 1660 आने तक इनको समझ में आ गया था कि भारत में ब्रिटिशर्स एस्टेब्लिश हो चुके हैं, तो इनसे लड़ने का अब कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ब्रिटिशर्स के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस बनाते हैं, ठीक है, मैट्रिमोनियल अलायंस। तो इन्होंने क्या किया, मैट्रिमोनियल अलायंस में वेस्ट कोस्ट में जो बॉम्बे था इनके पास, वो इन्होंने ब्रिटिशर्स को गिफ्ट कर दिया, ठीक है, गिफ्टेड बॉम्बे टू ब्रिटिश, ओके। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉलोनी थी पुर्तगीज़ के लिए, तो ये इन्होंने डाउरी में दे दी, दे गिफ्टेड बॉम्बे टू ब्रिटिश इन डाउरी, ठीक है। चार्ल्स किंग करके था इंग्लैंड का राजा, ठीक है, कौन था? चार्ल्स, ठीक है, चार्ल्स था। और जो रानी थी पुर्तगाल की, कैथरीन, ठीक है, इनकी शादी हुई थी, ठीक है। इस मैरिज में इन्होंने डाउरी में पुर्तगाल ने बॉम्बे दे दिया ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या मिलेगा इन्हें कि ब्रिटिशर्स के साथ इनके अच्छे रिलेशन रहेंगे और ब्रिटिशर्स इनको भारत में नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। इनके पास, इनके हाथ में अभी भी कोस्टल एरिया था केरला का, ठीक है, कोस्टल केरला था, ठीक है, कैलीकट भी था, ठीक है, कोचिन भी था, ठीक है, कन्नूर भी था, ये सब एरियाज थे अभी इनके पास, ओके। तो ये सब देख के पुर्तगीज़ कमज़ोर हो रहे हैं, ब्राज़ील पर फोकस कर रहे हैं, डच ने सोचा कि हम भी इनसे कुछ ले लेते हैं, ठीक है।
तो आज का जो मालाबार कोस्ट का जो एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया, तो ये डच ने पुर्तगीज से छीन लिया, ठीक है। तो 1663 में, ठीक है, 1663 में पुर्तगीज ऑल्सो लॉस्ट कोस्ट ऑफ केरला, ठीक है, डच ने इनसे छीन लिया। तो हमने देखा कि 1662 में ये लोग डाउरी में दे देंगे बॉम्बे ब्रिटिशर्स को, ठीक है। बाकी अब इनके हाथ से मालाबार भी चला गया, डच ने इनसे छीन लिया, ठीक है। तो 1700 तक आने तक 1700s का जो टाइम पीरियड है, बाय 1700s पुर्तगीज़ के पास अब बहुत ही लिमिटेड एरिया है उनके कंट्रोल में, ठीक है। इनके पास है अब दीव है, दमन है, बसीन है और गोवा है। क्या क्या है इनके पास? इनके पास है अब आपका इधर दीव हो गया, ठीक है, इधर आपका दमन हो गया, ठीक है, इधर बसीन हो गया, फिर इधर गोवा हो गया, और फिर कुछ थोड़े बहुत स्कैटर्ड लोकेशन साउथ में, ठीक है, सम स्कैटर्ड लोकेशंस इन साउथ, इन साउथ, ठीक है। बस यही बचा था इनके पास, ठीक है। बाकी जगहों से तो ये जा चुके थे, ठीक है। अब इनको पता था कि भारत में तो ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला, जितना मिल रहा है उतना ले लेते हैं, ठीक है। तो आफ्टर 1700s क्या होगा कि अब इनका मुगलों के कोर्ट में भी अफेक्ट जो है, इनका प्रभाव था वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये शाहजहाँ के पीरियड में ही होगा आपका। अकबर और जहांगीर के पीरियड में तो इनके अच्छे रिलेशंस थे मुगल्स के साथ, पर शाहजहाँ के पीरियड में जो इन्होंने छेड़खानी वगैरह की औरतों के साथ, तो ऑब्वियसली आप लोग फेवर तो लूज़ करोगे ही, ठीक है। तो 1700s तक पुर्तगीज़ के जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हैं। हम ये भी देखेंगे कि जो इनकी मिशनरी एक्टिविटीज़ थी वो भी अब लिमिटेड एरियाज़ में ही होंगी, और कुछ टाइम बाद क्या है, जो बसीन था इनके पास, ये भी ये खो बैठेंगे। दे विल लूज बसीन टू मराठास, क्योंकि अब 1700 के पीरियड में मराठास का पीरियड रीजन भी, मराठास का जो एम्पायर है वो भी राइज होगा इधर इस एरिया में। तो ऑब्वियसली फिर बसीन भी इनके हाथ से चला जाएगा, ठीक है। इस एरिया में मराठास का अगर एम्पायर राइज होगा तो ऑब्वियसली जो बसीन है ये तो इनके हाथ से चला ही जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, मराठास में पेशवास जो है वो इम्पोर्टेंस गेन करेंगे, पेशवास भी कोस्टल एरियाज़ में, ठीक है। इनको फिर टाइम आने पर सूरत की इम्पोर्टेंस भी समझ में आएगी मराठास को, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 1700, हमने देखा कि 1730 और जो 40 का पीरियड है, इस पीरियड में एक तो ये बसीन हार जाएंगे मराठास से, ठीक है। तो आफ्टर जो है 1750s, ठीक है, आफ्टर 1750s इनके हाथ में अब सिर्फ बचा है दीव एंड दमन, ठीक है, एंड दमन एंड गोवा। ये 3 लोकेशंस ही बची हैं इनके हाथ में, ठीक है। तो अब ये प्रैक्टिकल बन जाएंगे कि जितना है उतना खा लो, ज़्यादा बोल बच्चन नहीं करने या फिर ज़्यादा पंगे में नहीं पड़ना, ठीक है। तो इनके डिक्लाइन के जो मेन कारण थे, एक तो ये कि, ठीक है, डिक्लाइन के रीज़न एक तो ये कि टू मच एम्बिशियस हो गए थे ये लोग, ठीक है। फिर एक इनका मिशनरी फैक्टर भी जो रहा रिलीजियस कन्वर्जन का, वो भी था वन ऑफ द फैक्टर्स इनके डिक्लाइन के लिए, ठीक है। मिशनरी फैक्टर, ओके। हम अगर
ब्रिटिशर्स को देखें तो ब्रिटिशर्स अपने शुरू के रूल के समय में इन्होंने कभी भी एक्टिवली कन्वर्जन नहीं किया, ठीक है। ब्रिटिशर्स क्योंकि समझदार थे, इन्होंने इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई एक्टिव कन्वर्जन में ब्रिटिशर्स ने। पर पुर्तगीज़ का जो एम्पायर बिल्डिंग का एम्बिशन था ये तो एक्टिव कन्वर्जन के ही थ्रू था। इसकी वजह से इन्हें लोगों की रेजिस्टेंस देखनी पड़ी और भारत के लोग भी इस वजह से इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, बाकी एक और पॉइंट जो बोल सकते हैं हम कि नॉट गुड लीडर्स, इनके पास अच्छे लीडर्स नहीं थे। इनिशियली थे, जैसे अल्बुकर्की हो गया, पर लेटर ऑन बाद में ये लोग लीडरशिप क्राइसिस फेस करेंगे। तो इनके लीडर्स की जो पॉलिसी थी, लीडरशिप पॉलिसीज़ और बाकी जो इनकी रिलीजियस पॉलिसीज़ थी, यही इनको डुबाएंगी। तो पहले तो इनकी थी अर्लियर पावरफुल नेवी, ठीक है, अर्लियर पावरफुल नेवी, बट अब तब तो ये जब पावरफुल नेवी थी इजीली लूटपाट कर लेते थे। कार्टर सिस्टम भी एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड लूटिंग ही थी। पर अब इनकी नेवी तो वीक हो चुकी है, पर फिर भी ये पायरेसी जैसी हरकतों में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से लोग तो इनसे दूर जाएंगे ही और इन्हें मार भी पड़ेगी, क्योंकि जब आप पावरफुल हो तब तो आप कार्टेल सिस्टम अप्लाई कर सकते हो, पर अगर आप वीक हो तब आप ऐसी हरकतें करोगे तो लोग तो आपको पीटेंगे, ठीक है। बाकी इनको लोकल किंग से भी काफ़ी रेजिस्टेंस झेलनी पड़ी थी। इनकी नेवल पावर अब ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, आफ्टर 1580s। क्योंकि क्या हुआ आपका आफ्टर 1580s, ठीक है, जो नेवल डोमिनेशन थी पुर्तगाल और स्पेन की, वो डिक्लाइन हो जाएगी, ठीक है। नेवल डोमिनेशन इट विल डिक्लाइन, ठीक है। तो इतना डिक्लाइन कि स्पेन को भी पिटाई कर दी थी ब्रिटेन ने, ठीक है। स्पेन की नेवी की पिटाई भी ब्रिटेन ने कर दी थी, इतनी डिक्लाइन हो चुकी थी इन लोगों की नेवल पावर, ठीक है। प्लस फिर ये भी था कि एक और पॉइंट कि अब ये फोकस ब्राज़ील की तरफ कर रहे थे, है ना, फोकस ऑन ब्राज़ील, ठीक है। तो पुर्तगीज़ आए पर कंसोलिडेट नहीं कर पाए भारत में। इनिशियली 100 साल तो एक तरह से इनका अच्छा लक ही था, क्योंकि बाकी यूरोपियन पावर्स लेट आए तो इनको कंपटीशन नहीं झेलना पड़ा ज़्यादा। बाकी थोड़ा इनका लक ये भी रहा कि इंडियन राजाओं के बीच में आपस में डिविजन्स थे, ठीक है। पर विजयनगर के डिक्लाइन के बाद इनको कोई ख़ास लोकल सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है। तो अब थोड़ा बहुत हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ पुर्तगीज़ रूल इन इंडिया, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ पुर्तगीज़ रूल इन इंडिया। तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें क्या था, एक तो इट वाज बिगिनिंग ऑफ कॉलोनाइजेशन, ठीक है, कॉलोनाइजेशन। बाकी हमें सिस्टम ऑफ वॉइसरॉय देखने को मिलता है ना, सिस्टम ऑफ वॉइसरॉय, ठीक है। बाकी एक इन्होंने शो किया, क्या शो किया, नेवल सुप्रीमेसी शो की, एक एग्जांपल सेटअप किया कि कैसी होनी चाहिए नेवी। इन्होंने स्टोरीड डबल स्टोरीड बोट्स भी बनाई, ठीक है। इन्होंने कैसल प्रो बोट्स बनाई, मतलब एक तरह से बोट्स का डिज़ाइन था ये, ठीक है। बाकी इन्होंने गन बोट डिप्लोमेसी फॉलो की, है ना। इनकी शिप्स पे कैनन्स लगे होते थे, है ना, गन बोट डिप्लोमेसी, दैट इज कैनन्स ऑन द शिप्स, है ना, कैनन्स ऑन द शिप। बाकी आर्मी में इन्होंने ड्रिल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, है ना, ड्रिल सिस्टम। तो जो ये ड्रिल सिस्टम था ये 1600 के पीरियड के अराउंड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था,
और जो ये ड्रिल सिस्टम था इसको बाद में फॉलो किया था, लेटर फॉलोड बाय डच, ब्रिटिश, इन सब ने फॉलो किया था ये ड्रिल सिस्टम को। और आजकल तो फिर ये हर मॉडर्न आर्मी का पार्ट है ही ड्रिल सिस्टम, है ना। बाकी इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे कई कैश क्रॉप्स, जैसे कि टोबैको हो गया, इन्होंने टोबैको इंट्रोड्यूस किया था। पोटैटो इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, ठीक है। कॉर्न इंट्रोड्यूस किया, टोमेटो इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, ठीक है। तो ये सब इनका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन था, है ना। ऑल दिस वाज व्हाट इट वाज, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। बाकी इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस भी इंट्रोड्यूस की, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, ये लोग ट्रांसलेशन में काफ़ी अच्छे थे, तो इन्होंने बाइबल ट्रांसलेट की, ठीक है। बाइबल ट्रांसलेट की, फिर इसको प्रिंट किया ताकि ये स्प्रेड कर सकें, क्या, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर सकें, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर सकें। ऑल्सो इन्होंने जो एशियन ट्रेडिशनल मेडिकल बुक्स थी उनको भी ट्रांसलेट किया और भारत के बाहर ले गए। जो आपकी आयुर्वेदा वगैरह के टेक्स्ट हैं ना, एशियन मेडिकल, इंडियन मेडिकल टेक्स्ट, उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ओके, बाकी सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें इनके, किसकी, सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट की, तो इसमें इन्होंने सती एबोलिश की, है ना। ऑल्दो सती एबोलिशमेंट का ज़्यादा एम्पेरिकल एविडेंस है नहीं हमारे पास, क्योंकि सती सिस्टम जो है आपका वो साउथ में उतना प्रोमिनेंट नहीं था, ठीक है। फिर भी अब बुक्स में दिया है तो हम लिख लेते हैं, ठीक है। बाकी इन्होंने एजुकेशन में वर्क किया, कॉन्वेंट स्कूल्स बनाकर, है ना, कॉन्वेंट स्कूल्स, ओके। और फिर आर्किटेक्चर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, कौन से स्टाइल का, आर्किटेक्चर, आइबेरियन स्टाइल आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, आइबेरियन स्टाइल आर्किटेक्चर, तो जो ये आइबेरियन स्टाइल आर्किटेक्चर है ये आपका कहाँ से बिलोंग करता है, ये आपका मेनली बिलोंग करता है आइबेरियन पेनिनसुला से। अब आइबेरियन पेनिनसुला किसको कहते हैं, ये आपका आइबेरियन पेनिनसुला ये रीजन है आपका जहाँ पे पुर्तगाल और स्पेन हैं, ठीक है। ये वाला जो रीजन है आपका, है ना, इसको बोलते हैं हम आइबेरियन पेनिनसुला, ओके, जहाँ पे पुर्तगाल और स्पेन है। तो आइबेरियन पेनिनसुला का जो आइबेरियन स्टाइल है आर्किटेक्चर है ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। बाकी कुछ इन्होंने ज्वेलरी टेक्निक्स भी इंट्रोड्यूस की, है ना, सम ज्वेलरी टेक्निक्स, ओके। जो पुराने पुर्तगीज चर्च हैं गोवा में वो आइबेरियन स्टाइल में ही हैं, वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में आया था गॉथिक स्टाइल, ठीक है। पुराने चर्च आपको आइबेरियन स्टाइल के मिलेंगे और न्यू चर्च आपको गॉथिक स्टाइल के मिलेंगे, ये सब हम आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे। तो पुर्तगाल में क्या था, पुर्तगाल में मोनार्की थी, ठीक है। तो वहाँ का राजा थोड़ा उतना विजनरी नहीं था, जबकि ब्रिटेन में थी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है कि कॉमन मैन का कुछ ना कुछ से तो होता है, कुछ ना कुछ आवाज़ तो होती है। तो जो ट्रेडर्स वगैरह का दिमाग था तो उसका कंट्रीब्यूशन था ब्रिटेन में कि कैसे हम पैसे कमाएं और कैसे समय के साथ आगे बढ़ें, ठीक है। तो इस वजह से ब्रिटेन आगे निकल पाया पुर्तगीज़ के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी जबकि पुर्तगाल में सिंपल मोनार्की थी।
सिंपल मोनार्की में सिर्फ राजा का अपना अकेला का विजन होगा, ठीक है, और राजा उतना विजनरी था नहीं वहाँ का पुर्तगाल का। जबकि ब्रिटेन में थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कॉमन मैन की भी आवाज़ इन्वॉल्व होती ही है कुछ ना कुछ हद तक, ठीक है। तो ब्रिटेन के ट्रेडर्स की दिमाग की उपज थी कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं और कैसे समय के साथ आगे बढ़ें, ठीक है। अगर आज की डेट में भी आप गोवा दमन दीव से बिलोंग करते हो, आपके पास आपके पुराने पूर्वजों के पुर्तगीज़ डॉक्यूमेंट पड़े हैं, तो आप पुर्तगाल की सिटीज़नशिप ले सकते हो, क्योंकि पुर्तगीज़ जो है वो हमेशा गोवा को उनका इंटीग्रल पार्ट कंसिडर करते थे, ठीक है। बाकी पुर्तगीज़ तो एंड में इंडिया से तो 1962 में ही जाएंगे, जब ऑपरेशन विजय कंडक्ट किया जाएगा इंडिया द्वारा, ठीक है। कब? 1962 में ऑपरेशन विजय, ठीक है। ये सब हम बाकी पढ़ेंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। तो क्रॉप्स में हमने देखा इन्होंने टोबैको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। टोबैको इन लोगों ने मुगल कोर्ट में भी इन्होंने पोर्तुगीज़ ने इंट्रोड्यूस किया था। ये अकबर के समय से शुरुआत हुई थी इसकी। जहांगीर ने बचपन में ही देखा कि कैसे कई लोग टोबैको और ओपियम को मिक्स करके हुक्के में डालते हैं और दिन भर पड़े रहते हैं, इसको पीते रहते हैं, ठीक है। तो जहांगीर जब खुद पावर पे आया था तो उसने टोबैको पर बैन लगा दिया था, ठीक है। इसके जबकि पुर्तगीज़ के साथ अच्छे रिलेशन थे, फिर भी इसने टोबैको पर बैन लगाया और पुर्तगीज़ को डांटा था कि देखो तुम लोगों ने हमारी जो पब्लिक है उसको गंजेड़ी बना दिया है, ठीक है। बाकी खैर ओपियम तो काफ़ी पहले से ही सदियों से इंडिया में था ऑलरेडी। तो बाकी जो इंडियन सिस्टम में कास्ट के ऊपर भी जो फर्स्ट रिसर्च की है वो इन्होंने पुर्तगीज़ मिशनरी नहीं की है। फर्स्ट रिसर्च ऑन इंडियन कास्ट सिस्टम, ठीक है, इंडियन कास्ट सिस्टम किसने की है? इन्होंने पुर्तगीज़ मिशनरी ने ही की है। ये लोगों ने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, कास्टास। इन्होंने कास्टास वर्ड का इस्तेमाल किया। इन्होंने इसका इस्तेमाल किया भारतीय सोसाइटी में जो डिवीज़न था उसको दर्शाने के लिए, और इसी कास्टास वर्ड से बाद में फ्यूचर में आपका जो कास्ट वर्ड है वो आया है, ठीक है। इन्होंने एक बुक भी पब्लिश की थी जिसमें इन्होंने इंडियन सोसाइटी में अलग अलग जो कास्ट थी उनको लिस्ट किया हुआ था, ठीक है। तो ये बुक बाद में ब्रिटिशर्स ने खरीदी और इसी बुक के बेसिस पर ब्रिटिशर्स ने इंडियन सोसाइटी को री इंटरप्रेट किया था। तो जो अलग अलग डायमेंशन दिए गए हैं आज की डेट में कास्ट सिस्टम को भारतीय समाज के अंदर, वो पुर्तगीज़ से लिए गए और फिर ब्रिटिशर्स ने उनको सॉलिडिफाई किया ताकि भारत में जो कास्ट डिवीज़न है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। इसके लिए ब्रिटिशर्स ने इसको सॉलिडिफाई किया था। और ये सब इन्होंने कहाँ से लिया था? पुर्तगीज़ मिशनरीज़ ने जो वर्क किया हुआ था, जो लिस्ट बनाई हुई थी, वहीं से इन्होंने ब्रिटिशर्स ने लिया था ये सब डाटा, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने पुर्तगीज़ को हराया 1612 में, जैसा कि हमने देखा बैटल ऑफ स्वाली में, है ना। तो मेनली जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है। एक तो है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया और दूसरा है इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। जो आपका ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया है इसमें भी एक तो कॉन्क्वेस्ट अगेंस्ट यूरोपियन पावर्स है और फिर एक है कॉन्क्वेस्ट अगेंस्ट इंडियन पावर्स, ठीक है। तो यूरोपियंस में सबसे पहले इन्होंने हराया आपका पुर्तगीज़ को, ठीक है। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये लोग फ्रेंच को हराएंगे, फिर डच को हराएंगे और फिर बाकी प्लेयर्स को हराएंगे, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इन्होंने कैसे फ्रेंच और डच को हराया, ठीक है। तो हमने देखा कि बिटवीन 1500s टू 1600s नोबडी चैलेंज्ड पुर्तगीज़, है ना, नोबडी चैलेंज्ड पुर्तगीज़। इनकी मोनोपोली थी 100 सालों तक। पर फिर जब बाकी यूरोपियन पावर्स की एंट्री हुई, स्पेशली इंग्लैंड और डच की,
तो पुर्तगीज़ का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, ठीक है। डच भारत में आए आपका कब, ये आए 1605 में, और ये भारत में रहेंगे 1759 तक, ठीक है। 1605 में आए, 1759 तक रहेंगे और फिर ब्रिटिशर्स इनको हरा देंगे, ठीक है। हमने ऑलरेडी देखा कि 1663 में हुआ था डच का कन्फ्लिक्ट किसके साथ, डच कन्फ्लिक्ट विद पुर्तगीज़। हमने देखा, ये ऑलरेडी देख चुके हम। इस कन्फ्लिक्ट में डच ने क्या किया था, मालाबार का जो एरिया था, मालाबार कोस्ट का, मालाबार एरियाज टेकन बाय डच, किससे, टेकन बाय डच फ्रॉम पुर्तगीज़। तो डच क्या थे, डच बहुत ही चिल पीपल थे, ठीक है। तो 1605 में आए ये, इन्होंने ज़्यादा धक्का मुक्की नहीं की और इस वजह से ये लोग ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आए। ये लोग 1605 में आए और अपनी पहली दुकान इन्होंने कहाँ पे खोली थी, इन्होंने खोली थी मसूलीपट्टनम में, ठीक है। बाकी फिर बाद में कुछ मालाबार वाला एरिया, ठीक है, और फिर ऑल्सो नागापट्टनम का जो एरिया है आपका, ठीक है। फिर नागापट्टनम के बाद ये गए आपका चिनसुरा में, ठीक है। चिनसुरा कहाँ पर, बंगाल में, ठीक है। और कुछ टाइम बाद ये सूरत में भी आएंगे, पर सूरत में इनकी उतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे इनका क्लियर कट पॉइंट ऑफ व्यू था कि ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आना है, अपना शांति से चुपचाप ट्रेड करो, ठीक है। अगर ये भारत का मैप बनाए हम रफ सा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका चिनसुरा बंगाल में, ठीक है। ये सब डच लोकेशंस देख रहे हैं हम, ठीक है। फिर आपका मसूलीपट्टनम हो गया, ठीक है, मसूलीपट्टनम। फिर आपका नागापट्टनम भी है, नागापट्टनम में इन्होंने 1690 में एस्टेब्लिश की थी फैक्ट्री, है ना। और फिर जैसा कि हमने देखा सूरत में भी थी इनकी इन्वॉल्वमेंट, हाँ उतनी ज़्यादा नहीं थी पर थी। तो इनका जो नो कन्फ्लिक्ट एटीट्यूड था शुरुआती पीरियड में, इसकी वजह से इनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि हमने देखा कि डच 1605 में आए और जबकि इंग्लिश इनके 3 साल बाद 1608 में आए, पर फिर भी इंग्लिश ज़्यादा प्रोमिनेंट बनेंगे ना कि डच। वो इसलिए क्योंकि डच का नो कन्फ्लिक्ट वाला एटीट्यूड था, काफ़ी चिल्ड एटीट्यूड था। तो डच सेकंड आए थे पुर्तगीज़ के बाद, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए थी कि डच वो पावर होनी चाहिए जो कि डोमिनेट करे पुर्तगीज़ को, है ना। पर डच ऐसे थे कि भाई नहीं नहीं, जो चल रहा है चलने दो, हमें अपनी कुछ दुकानें निकालनी है और अपना ट्रेड करना है, ठीक है। तो इनिशियल 10-15 सालों में इन्होंने, डच ने ज़्यादा मगजमारी नहीं की, ठीक है। तो इसलिए हम डच को अब ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ये काफ़ी सेटल्ड पीपल थे, ठीक है। देवर वेरी सेटल्ड पीपल। बाकी इनको हम थोड़ा बहुत बाद में देख लेंगे, है ना। तो लाइमलाइट में आपके आते हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो अब हम ब्रिटिशर्स के पर्सपेक्टिव से कहानी को देखेंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि 1599 का जो समय था, उस समय तक काफ़ी पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं ब्रिटिश में, सॉरी यूरोप में। 1599 के समय तक काफ़ी पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं। स्पेन और पुर्तगाल की पावर कमज़ोर हो चुकी है अरेबियन सी में, इंडियन सी में, अटलांटिक सी में, पैसिफिक ओशन में, है ना। फिर हमने ये भी देखा कि रेल्फ फिच नाम का जो इंग्लिश ट्रेडर था, है ना, रेल्फ फिच करके इंग्लिश ट्रेडर था, या फिर सो कॉल्ड अगर हम व्लॉगर बोलें उसको, है ना। तो इसने इन्फॉर्मेशन लिखी पुर्तगीज़ के बारे में इंडिया में, है ना, गोवा के बारे में, पुर्तगीज़ के बारे में। तो क्योंकि ये कुछ सालों पहले ही आ चुका था इंडिया में, हमने देखा कि 1580 में इसको अरेस्ट किया था पुर्तगीज़ ने इराक में, और फिर इसको गोवा ले गए थे, ठीक है, जहाँ पे गोवा में घूमा, इधर उधर भटका। फिर जब वापस गया तो इसने वो सब इन्फॉर्मेशन जो इसने लिखी थी वो पब्लिश कर दी, ठीक है। तो ये था एक कारण जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स के पास इन्फॉर्मेशन थी कि इंडिया में क्या हो रहा है ना।
तो ब्रिटेन के अंदर काफ़ी लोग छोटे व्यापारी वगैरह उन्होंने अपने अपने ग्रुप्स बनाए हुए थे, ठीक है, 1590 के बाद, और ये ग्रुप्स काफ़ी एक्टिव थे। ऐसा ही एक ग्रुप था मर्चेंट एडवेंचरर्स, जिसको हम जॉन कंपनी भी कहते हैं, या जो बनेगी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो 1580 और 90 का जो टाइम पीरियड था, उसमें जो ब्रिटिश नेवल पावर थी वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, ठीक है, और स्पेन और पुर्तगाल की नेवल पावर कमज़ोर हो चुकी है, ठीक है। तो इसलिए जो वो जॉन कंपनी थी, जॉन कंपनी, वो ब्रिटेन की क्वीन के पास गए 1599 में कि हमें परमिशन दो भारत के साथ ट्रेड करने की। ब्रिटेन की मोनार्की ने कहा कि नहीं नहीं, अभी स्पेन और पुर्तगाल हो सकता है फिर से रिवाइव कर जाएं और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। पर किसी ने बोला कि देखो रानी जी, अब सब ठीक हो चुका है, रास्ता क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फिर इसको मर्चेंट एडवेंचर्स जो कंपनी है, या फिर जिसका नाम जॉन कंपनी भी है, या फिर जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी भी है, इसको परमिशन मिल गई केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में ट्रेड करने की, ठीक है। और इनको रॉयल चार्टर दिया गया, ये इन्हें मिला था 15 सालों के लिए कि तुम केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में ट्रेड कर सकते हो। ये इन्हें मिला था 15 सालों के लिए, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है, ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स था ये, ठीक है। सब लोगों ने अपना पैसा लगाया था, इन्होंने ट्रेडर्स ने इस कंपनी में, किसी ने ज़्यादा लगाया था, किसी ने कम लगाया था। तो 24 लोग जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया था, वो लोग थे 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इन लोगों ने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया था, ठीक है। तो इन लोगों ने कॉन्वॉयज़ भेजे भारत की तरफ, कॉन्वॉयज़ यानी कि काफ़ी एक साथ बोट्स जो भेजी, ग्रुप ऑफ बोट्स को हम कॉन्वॉय बोलेंगे, है ना। तो इसमें से बोट्स का एग्जांपल हमने देखा, ठीक है, हमने देखा हेक्टर बोट थी, है ना, जिसमें विलियम हॉकिंस आया था, ठीक है। एक बोट थी जिसका नाम था द कंसेंट थी, ठीक है। एक बोट थी रेड ड्रैगन थी, ठीक है। रेड ड्रैगन, ये सब बोट के एग्जांपल हैं, ठीक है। बाकी हमने देख हेक्टर आपका 24 अगस्त, ठीक है, 24 अगस्त 1608 को, 24 अगस्त 1608 को हेक्टर सूरत पहुंचेगी, ठीक है। इसमें से आएगा विलियम हॉकिंस, ठीक है। तो विलियम हॉकिंस और एक और बंदा था, दो हॉकिंस थे एक्चुअल में हेक्टर बोर्ड में, एक था विलियम हॉकिंस और दूसरा था विलियम कीलिंग, ठीक है, KEELING, विलियम कीलिंग। तो जो ये कीलिंग बंदा था, ये था मेन कमांडर, ठीक है, मेन ये था मेन कमांडर। और जो विलियम हॉकिंस था, ये था सेकंड इन कमांड, सेकंड इन कमांड। तो विलियम कीलिंग ने हॉकिंस को बोला कि भाई तू जा नीचे, मेरे को बोट में बैठना है ना। तो हॉकिंस गया, ठीक है, किसके पास गया, मुगल ऑफिशियल के पास, ठीक है। तो मुगल ऑफिशियल ने क्या किया, कॉन्फिस्केट कर लिए इसके, हॉकिन के गुड्स और गिफ्ट्स, जो कि इसने लाए थे, किसके लिए, जहांगीर के लिए लाए थे, ठीक है। बाकी इसने एक लेटर भी लाया था इंग्लैंड के राजा की तरफ से, जहांगीर के नाम का लिखा हुआ लेटर लाया था इसने, ठीक है। तो हॉकिंस को समझ आ गया कि परमिट अगर चाहिए है ट्रेड करने के लिए, तो इसको आगरा ही जाना पड़ेगा, मुगल एम्परर जहांगीर के पास, ठीक है। तो हॉकिंस आगरा जाता है, इसकी एडवेंचर जर्नी की शुरुआत होती है, जो हमने ऑलरेडी देख ली है। तो सूरत से ये आगरा जाता है, और रास्ते में इसके साथ लूटपाट भी होती है ना, वो भी हमने देख लिया। तो पुर्तगीज़ ने भी प्लान किया हुआ था कि ब्रिटिशर्स को नहीं आने देंगे, ठीक है। तो इसके हॉकिंस के पास लेटर था, ठीक है, पैसा था, ठीक है। पर फिर भी जहांगीर ने कहा नहीं, मतलब तुम्हें ट्रेड करने की परमिशन नहीं मिलेगी। हॉकिंस समझ चुका था कि जहांगीर को खुश करना ज़रूरी था अगर ट्रेड करने का परमिट चाहिए तो हॉकिंस ने इसकी पूरी जी जान लगा दी जहांगीर को खुश करने के लिए।
तो इस पूरे प्रोसेस में जहांगीर हॉकिंस को टाइटल भी देगा इंग्लिश खान का, ठीक है। ऑल्सो हॉकिंस को वो मनसबदार भी बनाएगा, ठीक है, और उसको यहीं पे शादी करने के लिए भी बोलेगा, ठीक है। पर एक चीज़ जो नहीं देगा वो है परमिशन। किस चीज़ की परमिशन? सूरत में फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने की परमिशन नहीं देगा। तो हॉकिंस जो है वो टर्किश लैंग्वेज में भी बात करता था, इसी का फ़ायदा उठाते हुए उसने जहांगीर से बातें की थी और ये कन्वर्सेशन हुई दोनों के बीच, है ना, इसी लैंग्वेज में होती थी, ठीक है। तो वही इस सब प्रोसेस की वजह से ही हमने देखा कि इंग्लिश खान का टाइटल भी मिला हॉकिंस को, पर एक चीज़ नहीं मिली, तो वो थी ट्रेड परमिट, ठीक है। हॉकिंस को, ठीक है, और ट्रेड परमिट नहीं मिला। तो एक तरह से ये जो लड़ाई थी वो जहांगीर और हॉकिंस के बीच नहीं, पर पुर्तगीज़ और हॉकिंस के बीच थी, क्योंकि बोल तो जहांगीर रहा था पर उसको इन्फ्लुएंस पुर्तगीज़ कर रहे थे, ठीक है। तो हमने देखा कि जहांगीर के काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे पुर्तगीज़ के साथ आगरा में, है ना। और एक बार तो पुर्तगीज़ ने जहांगीर को कन्वर्ट करने की भी कोशिश की थी क्रिश्चियनिटी में, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि 1611-12 आने तक जो स्वाली की कहानी है वो होगी, ठीक है। फिर ये भी हमने देखा कि ब्रिटिशर्स को गोवा और इंडिया में क्या क्या चल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? वो मिली रल्फ फिच से, ठीक है। एक और हमने देखा कि डच प्रीस्ट भी था, ठीक है, जो गोवा में आया था मिशन इम्पॉसिबल करने, है ना, उसने भी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन की थी। इस डच प्रीस्ट का नाम था जैन हुयंस, ठीक है, जैन हुगन्स या जो भी है इसकी प्रोनाउंसिएशन, JAN फिर स्पेस HUYGHENS। तो ये था डच प्रीस्ट जो गोवा में रह के लिखेगा गोवा के बारे में। बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थी कि हॉकिंस को परमिशन नहीं मिल रही, ठीक है। काफ़ी वॉयजेज आती रही, ठीक है, प्रेशर आता था लंदन से कि भाई क्या हुआ, परमिशन क्यों नहीं मिली अब तक। तो ऐसी 10th वॉयज आई थी जिसको लीड कर रहा था कौन? 10th वॉयज। और ये कौन था? ये था कैप्टन, जस्ट अ मिनट, और ये था आपका कैप्टन थॉमस बेस्ट, ओके। तो कैप्टन थॉमस बेस्ट आया, ये पहले भी आ चुका था 1608 में रेड ड्रैगन नाम की बोट में, पर अब ये इसकी सेकंड विजिट थी और अब तक जो है विलियम हॉकिंस का पत्ता कट चुका था, ये वापस जा चुका था, ठीक है। तो थॉमस बेस्ट ने कहा कि मैं सूरत में एंटर करूंगा, ठीक है। पुर्तगीज़ ने कहा नहीं, और कुछ एक पुर्तगीज़ बार्क, ठीक है, पुर्तगीज़ बार्क होती है आपकी छोटी लकड़ी की बोट होती है, स्मॉल वुडन बोट, ठीक है। कुछ पुर्तगीज़ बार्क आ रही थी और उनसे एक्सीडेंट हो गया कैप्टन थॉमस बेस्ट की बोट का, ठीक है, जो की थी रेड ड्रैगन। तो पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड था थॉमस बेस्ट, क्योंकि ट्रेड परमिट नहीं मिल रहा था, इसने पुर्तगीज़ की पिटाई कर डाली, ठीक है। मुगल गवर्नर को पता चला कि पुर्तगीज़ की पिटाई हुई, तो इसने भी प्लान बनाया कि ये इंग्लिश को हराएगा ताकि ये पुर्तगीज़ की मदद कर सके। पर इंग्लिश ने मुगल्स को भी मारा सूरत में, ठीक है, और ऐसा मारा कि ये कहानी पहुंची दिल्ली तक। दिल्ली से जहांगीर ने जल्दी से लेटर भेजा कि इन लोगों को परमिशन दे दो सूरत में ट्रेड करने की, अगर ज़्यादा मार खाएंगे तो बदनामी हो जाएगी। तो स्वाली में ना कि सिर्फ पुर्तगीज़ हारे, पर मुग़ल गवर्नर भी पीटा गया था, ठीक है। तो आफ्टर बैटल ऑफ स्वाली जहांगीर ने ऑफिशियल लेटर दे दिया, ठीक है, और सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑफिशियली अपना पहला स्टेशन एस्टेब्लिश किया। तो मसूलीपट्टनम में, ठीक है, क्या था? मसूलीपट्टनम में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी वो की थी 1616 में,
पर ट्रेड करना शुरू किया था। ट्रेड बिगिन इन कब? 1611 में, ठीक है। जबकि सूरत में अगर पहली फैक्ट्री उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत वो एस्टेब्लिश की थी 1613 में। तो इसलिए सूरत बिकेम द फर्स्ट परमानेंट बेस फॉर ब्रिटिशर्स इन इंडिया, ठीक है। फर्स्ट परमानेंट बेस फॉर ब्रिटिश इन इंडिया, ठीक है। तो बैटल ऑफ स्वाली में हमने देखा कि बैटल ऑफ स्वाली की गूंज जहांगीर तक पहुंची। फिर जहांगीर से लेटर आ गया, किस चीज़ का लेटर? ट्रेड की परमिशन का लेटर। और अब ब्रिटेन के राजा ने एम्बेसडर भेजने का डिसाइड किया, ठीक है। तो उसने एम्बेसडर भेजा जहांगीर के कोर्ट में, ठीक है। तो 1615 में ब्रिटेन के राजा का एम्बेसडर आएगा जहांगीर के कोर्ट में, और इसका नाम था थॉमस रो, ठीक है। आते ही इस बंदे ने कहा कि कुर्सी दे दो मुझे, ठीक है। इंग्लैंड से आया हूँ, बैठने को कुर्सी दे दो, ठीक है। नॉर्मली राजा के कोर्ट में एम्बेसडर्स को कुर्सी मिलना बहुत ही बड़ी बात होती थी, ठीक है। आस्किंग फॉर चेयर, ही वॉज आस्किंग फॉर चेयर, इसका मतलब ये था कि अब वो क्लेम कर रहे हैं कि वो जहांगीर के इक्विवेलेंट है। जब आप इक्वल स्टेटस की डिमांड करते हो एज अ डिप्लोमेट, ठीक है, अगर आप डिप्लोमेट हो, अगर आप डिप्लोमेट हो और आप इक्वल स्टेटस की डिमांड कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने इसको पानी पिला दिया है, जिससे आप इक्वल स्टेटस की डिमांड कर रहे हो, है ना। तभी आप इक्वल स्टेटस की डिमांड कर रहे हो। तो 1615 से लेकर के 1619 तक फॉर ऑलमोस्ट 4 ईयर्स थॉमस रो जो है वो जहांगीर के कोर्ट में रहेगा, ठीक है। और जितने भी प्रिविलेजेस थे इसने सब निकलवाए जहांगीर से, ठीक है। आगरा, अहमदाबाद, सूरत, भरूच, इन सब एरियाज़ पे इसने ब्रिटिशर्स को ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ या फिर परमिशन ट्रेड करने की दिलवाई, ठीक है। ये आया था एक तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जहांगीर के साथ और इक्विवेलेंट स्टेटस मांगने, ठीक है। पर जहांगीर ने कहा कि देखो, तुमको हम इक्विवेलेंट स्टेटस तो नहीं दे सकते, ना ही तुम्हें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मिलेगा, पर फिर भी ये काफ़ी जो प्रिविलेजेस हैं वो इस बंदे ने सिक्योर कर ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ठीक है। तो जहांगीर के समय से ही जो ब्रिटिश एक्सपेंशन है उसकी शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के एक्सपेंशन का पहला जो फेज़ था, ठीक है, फेज़ 1, ये होगा आपका 1615 से लेकर के अराउंड 1630 का, जिसमें ये करेंगे एक्सपेंशन इन द नॉर्थ, ठीक है, इन द नॉर्थ एंड वेस्ट। इसके एग्जाम्पल हैं हमारे पास, है ना, आगरा है, ठीक है, अहमदाबाद है, दिल्ली है, सूरत है, ठीक है, भरूच है। बाकी फिर ब्रिटिशर्स का फेज़ 2 जो होगा ये होगा साउथ में जाएंगे, ठीक है। साउथ में कहाँ पे? साउथ में आउटसाइड मुग़ल एम्पायर, ठीक है, आउटसाइड मुग़ल एम्पायर, ओके। जैसे कि साउथ में जाएंगे पहले आपका गोलकोंडा जाएंगे, है ना, हाँ, गोलकोंडा हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया और मद्रास हो गया, ठीक है। फिर फेज़ 3 जो होगा इनका, ठीक है, फेज़ 3 ये आएगा आफ्टर 1650s, और इसमें ये जाएंगे बंगाल जाएंगे, ठीक है, और बाकी ईस्टर्न एरियाज़ में जाएंगे, ठीक है, ईस्टर्न एरियाज़। तो जब ये फेज़ 3 की तरफ जाएंगे बंगाल और ईस्ट की तरफ, उस समय एक और एंट्री होगी, और वो एंट्री होगी
फ्रेंच की, एंट्री ऑफ फ्रेंच इन 1660s, इसकी वजह से अंग्रेज़ों के प्लान पर पानी फिरेगा, ठीक है। और इसी चक्कर में इंग्लिश और फ्रेंच के बीच लड़ाई होगी, जिसको हम एंग्लो फ्रेंच कन्फ्लिक्ट भी कहते हैं, है ना, या फिर हम इसको कार्नेटिक वॉर्स का नाम भी देते हैं, कार्नेटिक वॉर्स, ठीक है। तो ये सब हम आगे अगले लेसन में देखेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।